अप्रैल 13 एंड 14 की दरमियानी रात को 300 प्रोजेक्टाइल्स को फायर किया गया फ्रॉम द लैंड ऑफ इराक, ईरान, सीरिया एंड यमन, और इनका हदफ था इसराइल। इस कॉकटेल ऑफ वेपन्स में शामिल थे 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स एंड 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स। बट दिस अटैक वाज नॉट अ सरप्राइज। इसराइल विद द हेल्प ऑफ यूके एंड यूएसए वाज रेडी टू काउंटर दिस अटैक। और इसराइल के पास दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसकी दो इंपॉर्टेंट लेयर्स के नाम है आयरन डोम एंड द एरो सिस्टम। आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को टारगेट करता है, जबकि the Aero system targets the long range missiles. And no doubt ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया, but some of them reached their target, which was a big blow to one of the most expensive air defense system in the world. और इसके साथ साथ what makes this attack unique is that ईरान ने इससे पहले कभी भी इसराइल पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया था। ईरान has always used proxies to perform such attack. और अब जब ये अटैक हो चुका है तो दुनिया भर से मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्सेज सामने आ रहे हैं। वेस्टर्न ब्लॉक इसराइल की सिक्योरिटी को डिफेंड करता नजर आता है, जबकि दूसरी तरफ कैंप ऑफ चाइना एंड रशिया हैज आस्क्ड फॉर de-escalation. But one common point is that all the countries in the world want de-escalation. मगर इस बारे में मजीद बात करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस अटैक टुक शेप। इस रीसेंट एस्केलेशन का आगाज हुआ 1 अप्रैल को, जब इसराइल ने डेमस्कस में मौजूद ईरानियन कॉन्सुलेट पर हमला किया एंड 2 जनरल्स ऑफ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स गॉट किल्ड। और इस अटैक के नतीजे में ईरान वाउड टू टेक रिवेंज। This failure of the Israeli regime in Gaza will definitely continue, as well as these desperate efforts like what they did in Syria. Of course, they will be slapped for this action. But now the question is, how hard would this slap be? Because on the one side, Iran flexed its muscle well on the media. और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईरान ने ओमान को कॉन्टेक्ट किया to play the role of a moderator. And on April 12th, Omanian foreign minister conveyed Iran's message to United States of America. और इस मैसेज में 2 बातें बहुत क्लियरली की गई थी कि ईरान की रिटेलिएशन would be controlled and non-escalatory. And on the other side, ये भी क्लियर किया गया था कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज को यूज करेगा in order to launch this attack. और later on this weekend यही चीज देखने को मिली। The attack was launched from 4 different countries: Iraq, Iran, Syria and Yemen. वैसे तो इस स्टोरी को सीक्रेट रहना था, बट somehow it came out and later on जब व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी को ये क्वेश्चन किया गया तो देखिए उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्स किया। We warn Iran not to use this attack as a pretext to escalate further in the region. Neither confirmation nor denial. और इस वीकेंड पर होने वाले अटैक से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन टॉक टू नेतन्याहू एंड इंश्योर्ड कि अमेरिका इसराइल की सिक्योरिटी के लिए उसके साथ खड़ा है। But at the same time, American president also made it clear that if Israel gets involved in any kind of operations against Iran, America would not be a part of it. और इस अटैक के बाद भी इसराइल के मेजर allies UK, USA, Germany, France have asked for de-escalation and restraint. मगर दूसरी तरफ अगर ईरान की डोमेस्टिक सूरत हाल देखी जाए तो वहां पर सेलिब्रेशंस की गई हैं इस अटैक के नतीजे में। People came out on the roads and celebrated. और no doubt इसराइल का मीडिया या वर्ल्ड मीडिया यही क्लेम कर रहा है that most of the drone attacks were intercepted, मगर ईरानियन मीडिया अपनी आवाम को कुछ और दिखा रहा है। उनका ये क्लेम है कि most of the attacks reached their targets. But the most important point is that ईरान का हालिया अटैक was just a borderline performative of minimal nature. It was a retaliation to what Israel did in Syria. मगर अब अगर इसराइल ईरान को डायरेक्ट अटैक करता है तो रिस्पॉन्स कैन बी हार्डर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ वेस्ट एशिया इज नेतन्याहू, क्योंकि एक तरफ तो इसराइल के अलाइज यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी आर आस्किंग फॉर रेस्ट्रेंट, लेकिन दूसरी तरफ अटैक के बाद नेतन्याहू की ये स्टेटमेंट हमारे सामने आती है। सिटीजन्स ऑफ इसराइल, इन रीसेंट ईयर्स एंड स्पेशली रीसेंट वीक्स, Israel has been preparing for a direct attack from Iran. Our defensive systems are deployed already for any scenario, both defensively and offensively. The state of Israel is strong. The IDF is strong.
The public is strong. But now let's discuss कि नेतन्याहू के पास क्या ऑप्शंस हैं। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के एनालिसिस को देखा जाए तो नेतन्याहू के पास 3 ऑप्शंस नजर आती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टू गिव नो रिस्पॉन्स, क्योंकि इसराइल ने सीरिया में ईरानियन कॉन्सुलेट पर अटैक किया एंड ईरानियन कमांडर्स डाइड, एंड ऑन द अदर साइड देयर इज रिटेलिएशन कमिंग फ्रॉम ईरान, जिसके नतीजे में इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। सो नेतन्याहू कैन कॉल इट अ डे। एंड द सेकंड ऑप्शन इज कि इसराइल ईरानियन प्रॉक्सीज यानी यमन और लेबनान में अटैक करे, और इसराइल हिजबुल्लाह पर ऑलरेडी अटैक्स का आगाज कर भी चुका है, क्योंकि ईरान के बहुत सारे मिलिट्री एसेट्स इराक, यमन और सीरिया में मौजूद हैं विच कैन बी अ टारगेट फॉर इसराइल। एंड द थर्ड ऑप्शन इज कि इसराइल ईरान की सिटीज और सिटीजन्स को डायरेक्ट अटैक करे, एंड दिस कैन कॉल फॉर अ मेजर वॉर इन वेस्ट एशिया। मगर क्या नेतन्याहू इस वॉर का रिस्क ले सकता है और उसके अलाइज उसको अलाउ करेंगे या नहीं? बिकॉज दिस वॉर विल इफेक्ट ऑल ऑफ देम। दुनिया की 30% ऑयल ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से होती है, और अगर ऐसी कोई भी वॉर वेस्ट एशिया में होती है तो ईरान कैन क्लोज दिस स्ट्रेट, जिसका इफेक्ट इन तमाम कंट्रीज पर होगा जो कि इसराइल की अलाइज हैं। So this is good enough a reason for UK, USA, France and Germany to ask for de-escalation. But about the future of West Asia, nothing can be said with certainty because this is a developing story. Let's see अगले आने वाले दिनों में नेतन्याहू किस तरफ जाते हैं, ट्रूस या मोर एस्केलेशन। इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी, I will try and make a new video on it. Until then, goodbye and thank you very much for watching this video.